शेयर मार्केट्स में निवेश करने वाली महिलाओं के लिए खास शो है और अब तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया है सास बहू और सेंसेक्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिन भर चैनल पे जब क्वेरीज पूछी जाती हैं तो मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन ये खास तौर पे डेडिकेटेड आधा घंटा है। कोशिश है कि महिला दर्शकों की क्वेरी स्पेसिफिकली इस आधे घंटे में सॉल्व करी जाए। तो चलिए आज के क्विकली चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आज जो दो एक्सपर्ट्स हैं मदद करने के लिए वो है अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी साहब और मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पर्सपेक्टिव्स लेकर हम आए हैं आपके लिए। आप दोनों का स्वागत है सर। शुरुआत करूं उससे पहले भारतीय बाजार जरा क्विकली स्क्रीन पर लेकर आइएगा और एक रिमार्केबल रिकवरी भारतीय बाजारों में इस समय अंडरवे है। तो कल रात में अगर आप यूएस मार्केट्स देख के सोए होंगे तो काफी घबरा गए होंगे, क्योंकि 900 पॉइंट तक डाउ में दबाव देखने को मिला था। मूड माहौल बहुत बिगड़ा हुआ था। जर्मनी फ्रांस में रीलॉक की खबरें सामने आई चुकी हैं, वो वापस इकोनॉमी ज्योग्राफीज जो है लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही हैं और इसीलिए मूड माहौल बिगड़ा था और इसीलिए एक तगड़े गैप डाउन के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई। वो जो दिन के लोज हैं आपकी स्क्रीन पर 609, तो 600 लेवल जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और वैसे भी इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही थी चैनल पे, उन लेवल से पहले ही भारतीय बाजार घूमते हुए उसके नीचे नहीं गए। तो 609 के लेवल से गिरावट के साथ शुरुआत जरूर हुई और वहां से देखिए क्या रिकवरी, और इस समय ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन पे। फ्लैट लाइन से मेरा मतलब है कल के क्लोज के आसपास अब आके हम खड़े हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 100-125 पॉइंट दिन के लोज से एक अच्छी रिकवरी। और आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आज वो मंथली बड़ी वाली वायदा एक्सपायरी है, अक्टूबर वायदा की एक्सपायरी की तैयारी हो रही है और इस तरह की रिकवरी। मानस क्विकली क्या करना चाहिए? एक्सपायरी यहां से और ऊपर होगी क्या? कोई इंट्राडे में ट्रेड लेना तो ले लूंगा एक्सपायरी के हिसाब से, निफ्टी खरीद के चलूं या बैंक निफ्टी खरीद के चलूं क्या? देखिए, इंट्राडे के हिसाब से अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी की तरफ होगा। हाँ। क्योंकि मैं ज्यादा उम्मीद करता हूं कि बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर निफ्टी यहां से 50 पॉइंट बढ़ेगा तो शायद बैंक निफ्टी में आपको 150 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे के तौर पे स्टॉप लॉस रहेंगे 24,075 के, और ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है कि कम से कम 200 या 250 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। तो पॉसिबल आई थिंक 24,500 और 600 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 24,075 के लेवल्स पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करके इस समय निफ्टी बैंक में खरीदारी करने के मौके हैं। थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है क्योंकि एक्सपायरी के लिए मानस से मैंने स्पेसिफिकली पूछा है अगले 3 घंटों के लिहाज से। मानस कह रहे हैं शायद 500-600 तक के जोन्स तक निफ्टी बैंक ऊपर जाता हुआ नजर आए। एक्सपायरी में स्ट्रेंथ ज्यादा निफ्टी बैंक के लिहाज से देखने को मिल सकती है, इसको प्ले करना चाहिए। और सीधे सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं और सबसे पहले महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल पे जा रहा हूं। तो महाराष्ट्र की कल्चरल कैपिटल दरअसल पुणे को कहा जाता है और पुणे से हमारे साथ यामिनी कोले जी जुड़ती हुई। यामिनी मैम, गुड आफ्टरनून। लंबे अरसे से मैम स्टॉक मार्केट में कैसी रही है जर्नी? नहीं 2 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, और 2 साल से। अच्छा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है कि ट्रेडिंग भी होती है? नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट। और कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? बढ़िया है मैम? अभी बढ़िया है, आपका गाइडेंस होता ही है। ठीक है, वो तो मतलब बढ़िया पोर्टफोलियो चल रहा है। अच्छा, 2 सवाल है मुझे बताया जा रहा है यामिनी मैम आपके। पहला सवाल कौन सा? यस, पहला सवाल है एसबीआई लाइफ के 50 शेयर है मेरे पास। हाँ। 1000 के रेट से। और दूसरा सवाल है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट के 50 शेयर से। हाँ। 2425 के रेट से। ओके, तो एसबीआई लाइफ 1002 का स्तर और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी 2425 के लेवल्स पे बाय करा हुआ। ये दोनों लंबी अवधि के लिए बाय हैं जैसा आप कह रहे हो, है ना? हाँ। तो सेक्टर तो सही चुना है, तो लाइफ इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट। पेडिग्री भी दोनों ठीक ही लगे, अच्छी पेडिग्री चुनी है। एसबीआई लाइफ को एक इशू यह है कि आपने हाईज के आसपास पकड़ लिया है ना? ठीक है, मैं एक एक करके आ रहा हूं। ये आशीष सर फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म का है। पहले एसबीआई लाइफ, अब इनकी सब कुछ ठीक है, इनकी बाइंग थोड़ी सी ऊपर है, 1000 के ऊपर के लेवल्स पे बाइंग हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है क्या? और रखना है तो कुछ एवरेज करना है या फिर जो है उतना ही खुश रहूं? नहीं, मेरा मानना है कि एवरेज बिल्कुल कर लेना चाहिए स्टॉक्स में। और इनफैक्ट जो जिस भी लार्ज कैप स्टॉक में जहां पे आपको आगे 2-3 साल में अच्छी ग्रोथ नजर आ रही हो और आपका
जो मेरी परचेज प्राइस से 20% तक गिर गया हो, तो भी मेरी सलाह हमेशा रहती है कि वो एवरेज कर लिया जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स उनके ड्राइव करते हैं स्टॉक्स को, और वो एक क्वार्टर में तो दूसरे क्वार्टर में आपका एटलीस्ट जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो हमेशा मिल जाता है, क्योंकि जो अगले क्वार्टर के परफॉर्मेंस आएंगे उसमें आप देखेंगे काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी दोबारा से एसबीआई लाइफ के जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी। ईयर ओवर ईयर भी कंपनी है, जो सितंबर क्वार्टर था वो नीचे रहता रहा था, करीब 28% का उन्होंने ग्रोथ दिखाया था। और मेरा मानना है क्योंकि कोविड का समय है तो ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्शियस हो रहे हैं इंश्योरेंस को लेकर, तो बिल्कुल एसबीआई लाइफ क्योंकि एक लीडर है तो यहाँ पर बिल्कुल बेट किया जा सकता है। और मेरा मानना रहेगा कि अगले क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तो ये स्टॉक आपको 875 से 900 के बीच में मिलेगा, तो बेटर है आप यहाँ एवरेज करें। एवरेज कर सके मैम तो कर लें, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पिक सही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई लाइफ ना सेक्टर ना पेडिग्री, जैसे मैंने कहा था, कोई इशू नहीं है स्टॉक के साथ। अच्छा, ये जो आपने स्टॉक्स तो अच्छे चुने, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी, एएमसी, अपने ही आप कॉल लेते हो, अपनी पढ़ाई करते हो या किसी की मदद भी लेते हो मैम? नहीं, मेरे अंकल है नरेंद्र नारखेड़े, उनकी हेल्प लेती हूँ। उनको वो एक्टिव है स्टॉक मार्केट में काफी लंबे अरसे से? हाँ, 25-30 साल से है वो स्टॉक मार्केट में। अरे वाह। अच्छा, एचडीएफसी एएमसी अगला स्टॉक है। अब आशीष सर, इसमें लफड़ा ये है 50 शेयर है, 2425 की बाइंग है, तो बाइंग तो ठीक है, इसी के लेवल्स के आसपास चल रहा है, लेकिन एक इशू ये है कि वो रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है सर। मेरे ख्याल से इसके हाईज जो थे वो 3800 या 3800 के ऊपर के हाईज थे, वहां से पिटा है। ये रखना है क्या लंबी अवधि के लिए? देखिए, ये थोड़ा एचडीएफसी एएमसी में प्रॉब्लम है, जिसके कारण से हमने देखा करीब 1600 रुपए अपने 52 वीक हाई से नीचे आ चुका है, और अपने 52 वीक लो जो 1900 है उससे सिर्फ 200-300 रुपए ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो उसके पीछे फंडामेंटल रीजन ये है कि जो दूसरे एएमसीज और जो दूसरे एआईएफ जो एक कल्चर आया है या क्वांट बेस्ड जो लोग फंड मैनेज कर रहे हैं, वो काफी अग्रेसिवली जो एचएनआई ब्रैकेट है उसको कैप्चर कर रहे हैं, तो जिसके कारण से जो एसआईपी की ग्रोथ देखे या उनके ईयूएम की ग्रोथ देखे, सब तरफ तो स्लो डाउन है। दूसरी बात यह है कि एचडीएफसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो उनका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट था, अब वो नहीं रहा है, क्योंकि बाकी भी दूसरी एमसी जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है वो भी काफी अग्रेसिवली मार्केट शेयर को कैप्चर कर रहे हैं। जैसे मीरे एमसी है, इन्वेस्टको जैसे फंड्स हैं, वो काफी अग्रेसिवली अब टीयर 3 टीयर 4 टाउन तक पहुंच गए। तो इसके कारण से आप देख रहे हैं कि इनका जो एयूएम है उसकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई है या डी ग्रोथ ही हो गया है, तो और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जब यदि आपको वैल्यूएशन तभी मिलता है जब आपको ग्रोथ नजर आती है, तो मुझे लगता है कि आपका जो 2450 के आसपास इस स्टॉक में से मेरा आपको निकलने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है यहाँ पर आप कोटक महिंद्रा बैंक जहाँ पे अच्छी ग्रोथ नजर आती है, या एक्सिस बैंक, ऐसे स्टॉक्स में आप अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर सकते हैं और इसको अपने बाय रेट के आसपास इसमें से निकल जाए। इंटरेस्टिंग। तो कंपटीशन रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं एचडीएफसी एएमसी में, और वो स्टॉक भी इसीलिए हाई से ऑफ हाईज वाकई करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। तो मैम, अगर लंबी अवधि के लिए रखना है तो एक शिफ्ट कर लीजिए। अंकल ने स्टॉक बुरा नहीं सुझाया था, लेकिन दिक्कतें अब ज्यादा प्रोफाउंड नजर आ रही हैं, जैसे आशीष सर मेंशन कर रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, फाइनेंशियल्स में एक्सपोजर चाहिए, तो कोटक बैंक जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आता है, अच्छी ग्रोथ कमा के देगा। हमारा मकसद तो पैसा कमाना है, उसमें ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश बनती है, तो इस पैसे को चाहे तो आप वहां पे स्विच कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे बताया गया था आपकी तबियत नासाज है, गला वाला खराब है, आप ठीक है मैम? हाँ, थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है। हाँ, ध्यान रखने का, ये सीजन थोड़ा गड़बड़ है मैम। अच्छा, इस बीच मार्केट स्क्रीन पर दिखाइएगा, अचानक थोड़ा सा प्रेशर और माउंट होता हुआ 1/3% सेंसेक्स और निफ्टी अब दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ, मिड कैप्स 2/3 तो वॉलेटाइल हो रहे हैं। मैं लास्ट चेक लिया था अभी 5 मिनट पहले, एकदम फ्लैट टेरिटरी में थे, है ना, और 4 पॉइंट महज लाल निशान में थे, और अब देखिए 40-41 पॉइंट का दबाव, अचानक कुछ प्रेशर क्रीप इन हो रहा है। वैसे अच्छी बात यह है कि डाउ फ्यूचर्स 300-350 पॉइंट का आज शाम को उछाल दिखा रहे हैं कल के मैसिव सेल ऑफ के बाद, इसीलिए आप देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में हमारे कुछ लोअर लेवल से रिकवरी आई थी। मैं नजर रखूंगा। अब मैं क्विकली पुणे के बाद बड़ौदा जा रहा हूं, बड़ौदा से सेजल कामरा जी जुड़ती हुई। सेजल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। आप भी लंबे अरसे से हो स्टॉक मार्केट में मैम? यस, मैं तो काफी सालों से कर रही हूँ सर। काफी सालों से? हाँ। अरे ये अहमदाबाद, ये गुजरात साइड में ऐसा होता है? ये पहले से आपके परिवार में कोई था जिनसे आप इन्फ्लुएंस हुए? हाँ, मेरे फादर और मेरा ब्रदर दोनों बहुत सालों से ही कर रहे हैं। हाँ। और पहले म्यूचुअल फंड्स और उसमें आईपीओ में ज्यादा काम करते थे, और अभी मैं अच्छे स्टॉक्स में
काफी हद तक बहुत अच्छा कुछ कर लेती हूँ, ऐसा है। अरे वाह, तो ये गुजरात में है। अभी कल परसों एक मैम आई थी, बतानी थी उनके पति के जॉब जो है ना बड़ा ट्रांसफरेबल है, तो बहुत जगह घूमे हिंदुस्तान में, फाइनली अहमदाबाद गए और अहमदाबाद में चस्का लग गया। किटी पार्टीज वगैरह में साथ में जो लेडीज थी उन्होंने सिखाया स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट सीख गई और उनको पैसा कमाना शुरू हो गया। तो आपकी जर्नी भी अच्छी रही, पैसा आ रहा है मैम? ओह यस, कंप्लीट आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। तो अभी सवाल कौन सा है सेजल मैम? 2 सवाल है, पहला कौन सा? पहला सवाल मेरा सर वेदांता पे है। हाँ, आई एम हैविंग 1500 शेयर्स ऑफ वेदांता एट 228। 228? हाँ, ये काफी मैंने 2-2.5 साल से लिया हुआ है, और हालांकि मुझे 2 टाइम उसका डिविडेंड भी मिला, पर वो फिर वहीं से बहुत नीचे आ गया है, काफी हद तक कैपिटल इरोज हो गया है। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? एक डिविडेंड और आना है अभी, है ना, वो 9.5 रुपए वाला। पर ठीक है, कैपिटल इरोजन तगड़ा हुआ है और डीलिस्टिंग की होप्स के बाद सब गड़बड़ा भी गया मामला। मानस, इसके टेक्निकल्स क्या कहते हैं वेदांता के? अगर किसी की 200 सवा 200 की बाइंग है तो क्या करना चाहिए अब इस स्टॉक में? देखिए, मेरा समझना है कि वेदांता से अगर आप निकल जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पैटर्न अगर आप देखिए तो जितने भी पॉइंट मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉक फिसल गया है। पैटर्न अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखिए तो वो खराब लगता है। तो बेटर आइडिया ये है कि आपको मेटल में ही आपको अगर रहना है तो जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ देखिए और उसमें थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि जेएसडब्ल्यू स्टील के पैटर्न्स को देख के ऐसा लगता है कि स्टॉक 400 या 425 तक के लेवल्स आने वाले 8 से 10 महीने में दिखा सकता है। तो वेदांता से निकल जाए और जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश करें। वेदांता से निकलना है और जेएसडब्ल्यू स्टील, अगर आपके पोर्टफोलियो में सेजल मैम मेटल्स का एक्सपोजर लेना है आपको, तो वेदांता से बेटर। आपने कहा ही किस तरह से पिटाई हो रही है, किस तरह का मैसिव अंडर परफॉर्मेंस है, कंसर्न्स भी है स्टॉक को लेकर, तो वेदांता से बेहतर है कि जेएसडब्ल्यू स्टील के थ्रू इस मेटल साइकिल को प्ले करना ज्यादा बेहतर रणनीति। और फंडामेंटली भी खैर ये सच है, जेएसडब्ल्यू स्टील ज्यादा स्वीटली पोजिशन नजर आएगा। अच्छा सेजल मैम, अगला सवाल कौन सा? अगला सवाल सर मेरा एलएनटी पे है। हाँ, आई एम हैविंग 700 शेयर्स ऑफ एलएनटी एट 1313। 1313। मैंने हाँ, काफी 1313 पे लिया है, और ये भी मैं 1 साल के ऊपर से होल्ड कर रही हूँ। हाँ, तो ये 2 लॉन्ग टर्म कॉल्स तो गड़बड़ा गए, बाकी पोर्टफोलियो सही चल रहा है? बाकी तो बहुत सही चल रहा है सर। मैंने तो चलता है थोड़ा अप्स एंड लॉकडाउन डाउन पोर्टफोलियो में। भाई एलएनटी को लेकर फंडामेंटली तो कोई इशू है नहीं, ये है कि ये लेगार्ड रह गया है, सब भागते हैं तो ये चलता भी नहीं है। आशीष सर, क्या करना है एलएनटी में? ये सच है कि मैसिव अंडर परफॉर्मर है, फंडामेंटली शायद सारी ब्रोकरेजेस कहती हैं 12 महीने में तो बहुत ऊपर दिखाएगा, पर दिखा नहीं रहा ऊपर के भाव। जी, क्योंकि एक बड़ा प्रॉब्लम ये है आशीष की बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक में ट्रैप है काफी ऊपर के लेवल पे। तो जैसे ही कोई इसमें पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसके बाद इसमें सेलिंग आ जाती है। जैसे अभी पिछले 2 दिन में स्टॉक में करीब 40 रुपए का अपसाइड आया स्टॉक में, और फिर आज करेक्शन का दौर शुरू हो गया। 18 रुपए उन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, 25,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर इनफ्लो भी है। तो कंपनी में फंडामेंटली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग है इसकी एक इंडिया की एक स्टोरी को ध्यान में रखते हुए जो फंड्स में ट्रैप हो गए वो हर राइज पे इस स्टॉक में से निकलते हैं। तो मेरी भी सलाह भी ये रहेगी, यदि लंबी अवधि का नजरिया है कि आप 2 साल तक कम से कम इसको होल्ड कर सकते हैं, तो आपका कैपिटल जो है वो आपको वापस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो दूसरा स्टॉक में सजेस्ट करना चाहूंगा, जैसे रूट मोबाइल है जिसका मैनेजमेंट अभी आपका थोड़ी देर पहले इंटरव्यू भी यदि आपने सुना हो तो काफी उनके अच्छे ग्रोथ प्लान्स हैं और काफी पॉजिटिव उन्होंने बातें बताई। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है कि 900 से 1300 रुपए तक की जर्नी अगले 6 महीने में कर सकता है। बट आपको कौन है कि कैपिटल लॉस आपको यदि नहीं करना है तो एलएनटी में बने रहिए, 2 साल में बिल्कुल आपका रेट आएगा। बट यदि कैपिटल लॉस करने को थोड़ा तैयार है तो दूसरे स्टॉक में। ये इंटरेस्टिंग है, और दोनों एक ही भाव पे खड़े हुए हैं, 950 के जोन्स पे हैं। तो 950 से 1300 की जर्नी जो है मैम, शेजल मैम, ज्यादा जल्दी शायद रूट मोबाइल नाम का स्टॉक जो है रीसेंट लिस्टिंग जो है वो जल्दी पहुंचता हुआ नजर आएगा, तो आपका पैसा वहां पे ज्यादा सिक्योर्ड और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमाने का दमखम रखता है। लेकिन कैपिटल लॉस नहीं करना, लॉन्ग टर्म के लिए एलएनटी में बना रहना है, तो थोड़ा समय लगेगा आपके भाव आने में। इवेंचुअली आएंगे, ऐसा नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, पर एक बोल्ड कॉल लेना पड़ सकता है शायद आपको कि यहां पे लॉस बुक करूं और रूट मोबाइल जैसे स्टॉक में एंट्री करके उस लॉसेस को रिकवर कर पाऊं। अच्छा, क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सबको एक बार फिर से स्क्रीन पे दिखाइएगा। ब्रेक के उस पार में कल्चरल कैपिटल हुआ है महाराष्ट्र की, अब जो एक्चुअल कैपिटल है मुंबई जाना है। ग्रीन साड़ी में जो आपको मैम नजर आ रही है ना, वो गीता उपकरे मैम है। ब्रेक के उस पार गीता मैम से जरा उनकी क्वेरीज समझेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 1/3% का दबाव 11,690 के आसपास के जोन्स पर इस समय हम कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक 1/3 तो हल्की सुस्ती हल्की कमजोरी के साथ ही इस समय कामकाज। लेकिन चलिए मुंबई जा रहा हूं और मुंबई से गीता उपकरे मैम जुड़ती हुई। गीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। बताएं मैम सवाल क्या है, और लंबे अरसे से आप स्टॉक मार्केट में हो या आप उनमें से हो जो लॉकडाउन में जिन्होंने शुरुआत करी? मेरे पास में टेक्समैको रेल 2,500 शेयर है। हाँ हेलो, हाँ मैम आवाज आ रही है, आप पूछो। हाँ, और मैंने 101 रुपया 50 पैसे से खरीदा था 3-4 साल पहले। हाँ। अभी उसका क्या फ्यूचर है? तो ये जब खरीदा था तो लंबी अवधि के लिए खरीदा था मैम, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था टेक्समैको रेल। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया है मामला। इस पे तो टेक्निकल राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये उनमें से है जो एक समय में बजट के टाइम पे स्टॉक्स मूव करते थे, अदरवाइज साल भर ऑलमोस्ट डेड पड़े रहते हैं। और आजकल तो रेलवे बजट अलग से है ही नहीं, तो मानस और भी मूड माहौल गड़बड़ा गया इन स्टॉक्स को लेकर। जो एक साल के एक टाइम पे चलते थे अब वो चलना भी बंद हो गए। अब मैम की दिक्कत जो हो गई, सही कह रही है, 2017 एंड 2018 एंड के शुरुआत में मेरे ख्याल से स्टॉक उन लेवल्स पे था 100 रुपए के आसपास। तो 100 की खरीद पिछले 2-3 साल से रखा हुआ है, आज ये स्टॉक 24-25 रुपए पे है। क्या करूं? देखिए पैटर्न में तो अभी भी ऐसा लगता है कि बेरिशनेस है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो कुछ मंथ पहले एक बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन उस टाइम पे स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया था आशीष जी। तो मैं तो कहता हूं कि अगर कभी कोई बाउंस बैक मिले और बजट का टाइम आएगा और शायद एक बाउंस बैक उस टाइम पे देखने को मिल सकता है, तो उस टाइम पे आपको बने नहीं रहना है। कभी भी उछाल मिले करीब 30 रुपए के आसपास, तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। और अब आपको स्टॉक में एंट्री तभी लेनी है एक बड़े मूव के लिए, जब स्टॉक 40 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हो। तो गीता मैम, अब वो बजट रिलेटेड कंसल्टेशन शुरू कर दिए मिनिस्ट्री ने, तो फिर होप जागेंगी। हो सकता है उस होप के बीच में टेक्समैको रेल जैसे स्टॉक्स वापस हरकत में आए, तेजी आए तो निकल जाएं। आपकी बाइंग बहुत दूर की है, उसके लिए तो स्टॉक को मल्टी बैगर बनना पड़ेगा, तब आप जाके आप प्रॉफिट में एग्जिट होंगी। ये मुश्किल है स्टॉक के लिए। तो मुझे जैसे मानस कह रहे हैं, किसी भी तेजी में अब जब इस दौरान तेजी आएगी, एग्जिट करने के, निकलने के लॉसेस बुक करने पड़ सकते हैं मैम, अदरवाइज दिक्कतें एस्केलेट हो सकती हैं। चलिए इस नोट पर आशीष जी, मानस सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए, डिटेल में सारी क्वेरीज को सॉल्व करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज जुड़ी, अपनी अपनी क्वेरीज पूछी। कुछ को मैं आज फिर मिस आउट कर गया, जिनकी क्वेरीज नहीं ले पाया। आप लोग देख रहे होंगे श्योर घरों पे, सॉरी। आने वाले सब्सिक्वेंट एपिसोड, या हम जैसे कहते हैं सास बहू सेंसेक्स के सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में आप लोगों की क्वेरीज पक्का उठाऊंगा। थैंक यू सो मच।